मुझसे मत पूछ मेरे इश्क की कहानी। मुझसे मत पूछ मेरे इश्क की कहानी। इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। 25 जो क्वेश्चन थे उन पे बात कर चुका हूँ। आज बात करेंगे 26 के आगे। आज का जो पहला सवाल है वो आप देखिए, आपको आंसर देने हैं और साथ ही साथ में ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने गलत और सही आपके आंसर हो रहे हैं। बहुत आसान से सवाल होने वाले हैं, थोड़ा सा बात करता हुआ चलूँगा इस वजह से। सबसे पहला ये 26 नंबर का सवाल देखिए कि एजाज़ व इख्तसार की सिन्फ की खुसूसियत है। देखिए, थोड़ा सा अलग तरह का ये सवाल है जिस पे आपको गौर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सबसे पहली बात तो ये आपको याद रहे कि एजाज़ व इख्तसार जो होता है वो किस सिन्फ की खूबी पूछा गया है, तो वो है गज़ल। याद रखिए सबसे पहली बात। अगर आपसे पूछा जाए एजाज़ व इख्तसार किस मसनबी की खूबी है, तो आपका आंसर होगा गुलज़ार नसीम। गुलज़ार नसीम का अंदाज़ गज़ल का अंदाज़ है, इसलिए गुलज़ार नसीम की जो खूबी है वो एजाज़ व इख्तसार है। ये आपको अच्छे से जो है याद रखना चाहिए। इसके बाद में एक चीज़ और भी याद रखिए कि गुलज़ार नसीम जो है उसकी बहर बहर हजज़ है, और जबकि सहरुल बयान की बहर बहर मुतकारिब है। इस पर भी आपको गौर करना होगा। तो इसमें सभी का आंसर सही हुआ होगा। और जो गुलज़ार नसीम है वो मसनबी आपको याद रखना है कि 1839 में वो कंप्लीट हुई है। 28 साल की उम्र में उसको कंप्लीट किया है दयाशंकर नसीम ने। और साथ ही साथ दयाशंकर नसीम की पैदाइश जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। 1811 में, ये 1811 में लखनऊ में पैदा हुए थे, एक चीज़ ये याद रखिएगा। और इनका इंतकाल जो है वो 1845 में हुआ है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इंतकाल और पैदाइश दोनों जो है वो लखनऊ में हुई है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद में मसनबी गुलज़ार नसीम जो है उसका किस्सा अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदुस्तानी, याद रखिएगा, हिंदुस्तानी दास्तानी किस्सा है ये। हिंद ईरानी जो थे उनका ये दास्तानी किस्सा है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो ईरानी दास्तानी किस्सा है, ये आपको याद रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना कौन सा है, पहला नावल कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर सही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो। पहला नावल, और बहुत बार इसको पूछा भी जा चुका है, वो आपका आंसर सही होगा शिकस्त। तो याद रखिएगा शिकस्त किसका नावल है, कृष्ण चंद्र का। कृष्ण चंद्र का ये पहला ही नावल है शिकस्त, ये भी आपको जहन में रखना है। दूसरी बात कि कृष्ण चंद्र जो हैं उनसे मुताल्लिक सवाल इससे पहले जो पूछा गया था उस पर गौर कीजिएगा। वो सवाल इनके नावल से नहीं बल्कि इनके अफसानों से पूछा गया था। तो कृष्ण चंद्र के जो अफसानवी मजमूए हैं, पहले तो वो आपको याद रहने चाहिए। जैसे अन्नदाता इनका पहला अफसानवी मजमूआ है। ज़िंदगी के मोड़ पर, ये आपको याद रखना है, जो बहुत ही अहम है। इसके साथ में इनका भगत राम जो बहुत ही मशहूर इनका लिखा हुआ अफसानवी मजमूआ है। हुस्न और हैबान याद रखिएगा। शमा के सामने इनका मशहूर अफसाना है, वो याद रखिएगा। आंगन इनका अफसानवी मजमूआ है, ये भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो ये मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो याद रहें, इनके बारे में अफसानवी मजमूए पर गौर कीजिएगा। आगे है गुलशन इश्क। गुलशन इश्क जो है वो दास्तान का बयान है। पहली बात तो ये आपको बताना है कि गुलशन इश्क लिखी जो गई है वो गोलकुंडा में लिखी गई है, बीजापुर में। दूसरी चीज़ है इसमें कहानी किसकी बयान है, तो इश्क की कहानी है, मनोहर और मदमालती के इश्क की कहानी है। गुलशन इश्क में सबसे पहले क्या है कि याद रखिएगा, ये लिखी किसने है, तो नुसरती ने लिखी है। और नुसरती के बारे में मालूम है कि वो बीजापुर के शायरों में गिना जाता है, ये भी आपको याद रखिए। गुलशन इश्क के बाद में उसने अली नामा भी लिखा है, और जो है तारीख़ सिकंदरी भी उसकी मसनबी है। और ये सारी मसनबियाँ जो हैं वो इसी की हैं। गुलदस्ता इश्क भी जो है वो इसकी लिखी हुई एक मजमुआ है गज़लों का, उसको भी याद रखिएगा। तो नुसरती के बारे में याद रखना है, नुसरती को हासिदों ने कत्ल कर दिया था, ये भी याद रखिए क्योंकि ये हुजू बहुत करता था।
और इसने आदिल शाही जो दौर है उसके 3 बादशाहों का दौर देखा था। इब्राहिम आदिल शाह जो सानी था, उसके बाद के जो बादशाह हैं सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इन सभी का दौर देखा है। इनका याद रखिएगा। इब्राहिम आदिल शाह सानी के बाद के जो हैं बचे हुए तीनों, उनका दौर देखा है। इसके बाद में अगला सवाल है, इकबाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ़ बताई है। तो खुदी जो है उसकी मुख्तसर तारीफ़ आपको बतानी है। सबसे पहले इनका इसरार खुदी फ़ारसी में जो मजमुआ आया है उसकी सन आपको याद रखना है 1915 आपको याद रखना है। फिर रमोज़ बेखुदी जो इनका आया है वो 1918 में आया है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इनके 4 मजमुए उर्दू में हैं और 4 ही जो है वो फ़ारसी में माने जाते हैं इकबाल के, ये आपको याद रखिएगा। उर्दू में जो इनका पहला है वो आपको मालूम है बाग़ दुर्रा है, जो 1926 में आया, और उससे पहले फ़ारसी का 15 में आया। तो ये इस तरह से आपका मेल खाता रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो एहसान खुदी, एहसान नफ्स और तायीन ज़ात, या फिर ताबीर खुदी और रज़ाए इलाही। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा, जो है खुदी जो है वो किसकी तारीफ़ इन्होंने क्या बताई है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो एहसास खुदी मतलब आपका आंसर फर्स्ट सही होने वाला है। अगला सवाल है, अफसानों का मजमुआ अंगारे किस सन में शाया हुआ। इसमें भी बड़ी कन्फ्यूज़न है। अंगारे जो है वो कब शाया हुआ ये सभी को मालूम होना चाहिए और आसान सा सवाल है। तो अंगारे शाया हुआ है 1932 में, यह आपको यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद में है रिसाला तहज़ीबुल इखलाक का मकसद किस मकसद से शाया हुआ। तो रिसाला तहज़ीबुल इखलाक का मकसद क्या था। उम्मीद करता हूँ कौम के ख्वाब को गरेबा बेदार करना था, कॉलेजों की ख़बरों की तशहीर लिखने के लिए किया गया था, या फिर और जो 2 ऑप्शन हैं वो देखिएगा। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। सभी का सही होना चाहिए, आसान सा सवाल है। तो आंसर सही यही होगा जो मैंने शुरू में पढ़ा है, कौम के ख्वाबों की गरां से बेदार करना, यानी जो कौम जो है वो सोई हुई है उसको जगाने का काम इससे किया गया है, रिसाला तहज़ीबुल इखलाक से। तहज़ीबुल इखलाक बनारस से निकलना शुरू हुआ था 1870, ये भी आपको याद रखना होगा। इसका लोगो इन्होंने लंदन में तैयार करवाया था, ये आपको याद रखना होगा। अब वो शायर बताना है, सवाल है कि जिसके बारे में ज़्यादा इख्तलाफ है, पैदाइश से भी मुतालिक है, इंतकाल से भी मुतालिक है। तो बहुत आसान सा सवाल है, ये वली दकनी हैं। इनकी पैदाइश और किस शहर में हुई इसमें भी इख्तलाफ है, किस सन में हुई ये भी इख्तलाफ है। फिर भी 1668 को याद रखिएगा। 1668 जो है वो इनकी सही मानी गई है, तो ये 1668 आपको याद रहना चाहिए। और 1720 याद रखना चाहिए इनका इंतकाल। इसके साथ साथ में मेहंदी अफ़ादी पर भी गौर कीजिएगा, उनकी पैदाइश से भी मुतालिक बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। अगर वो ये ना हुए तो वो भी देख लीजिएगा। शायर तो नहीं है, नक्काद है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। और इख्तलाफ बहुत ज़्यादा जिसकी पैदाइश में है वो है मुनीर शिकबा आबादी, उनका भी नाम आपको जहन में रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वली को दें, वली को बदल करके भी इनके नाम दिए जा सकते हैं, तब आप क्या करेंगे। तो आपको मालूम होने चाहिए कि कौन कौन है जिनमें बहुत इख्तलाफ है। जब इख्तलाफ से मुतालिक सवाल बनता है तो फिर ऐसा, नज़ीर अकबर आबादी की भी पैदाइश से मुतालिक बहुत इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को मान लिया गया है कि यही होगा। लेकिन मेहंदी अफ़ादी का तो रिकॉर्ड तोड़ मतलब क्या कहते हैं इख्तलाफ है। कोई 1825 बता रहा है, कोई 1852 बता रहा है, 1854 बता रहा है, 1874 बता रहे हैं, 1875 बता रहे हैं। मतलब लिमिट ही नहीं है कि हाँ 1824 कहाँ 1875 मेहंदी अफ़ादी, तो उसमें भी गौर कीजिएगा। इसके बाद में है मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं। तो मुखम्मस क्या है कि मुखम्मस के अलावा भी जो और हैं उनके भी नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको याद रहना चाहिए, मुसल्लस याद रहना चाहिए। इसके बाद में मुरब्बा याद होना चाहिए। मुखम्मस ये आंसर आपका यही सही होगा 5। मुसद्दस याद होना चाहिए 6।
और मुसम्मन जो है वो 7 होना चाहिए। मुसम्मत में 8 मजमुओं को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। माशर को याद रखना चाहिए, 10 मिसरे को कहते हैं। आगे है लफ्ज़ मशगला की जमा क्या है। तो ये आंसर आसान है, लेकिन टीजीटी वालों के लिए बहुत अहम है, इस तरह के सवाल आते हैं। अच्छा, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि जो बिहार का एग्ज़ाम होने पाना है बीपीएससी का, उसके लिए कवायद की वीडियो लेकर के आइए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं कवायद क्या है यही समझिए कि आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, यही बहुत है। बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल करके आपके पास आ पाता हूँ। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको फिर भी लग रहा है कि किन टॉपिकों में कमज़ोर हैं, तो उन टॉपिकों को बाकायदा सर्च कीजिए, गूगल कीजिए या फिर यूट्यूब पे भी सर्च कीजिए। वहाँ से किसी भी टीचर ने पढ़ाया हो वो उसको वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। और वैसे तो बीपीएससी के लिए ग्रामर के मामले में ख़ास तौर से वहाँ से निशात सर पढ़ाते हैं। मैं उनका प्रोमोट नहीं कर रहा उनको, लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं, ये बात सत्य है। ख़ास तौर से बीपीएससी के ग्रामर के लिए तो उनके ग्रामर वाले जो पोर्शन हैं, वीडियो हैं, वो ज़रूर देखिएगा। बाकी हो सकता है उनके क्वेश्चन आसान होते हों, ये अलग बात है, लेकिन निशात सर उनको सर्च कर लीजिएगा। जीएस ऑनलाइन उनका चैनल है, उस पर एक बार ज़रूर दे जाइएगा। और अगर ग्रामर के जो ऑप्शन वो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? 34 का। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा मशागल, ये आपका आंसर सही है, 3rd। इसके बाद में है अगला सवाल, नाविल फसाना आज़ाद का मुसन्निफ़ कौन है? तो फसाना आज़ाद जो है वो कौन सा नाविल किसने लिखा है? तो पंडित रतन नाथ सरशार ने लिखा है। 4 इसमें जिल्दें हैं और इसमें बहुत मतलब कई हज़ार तादाद में इसके अंदर किरदार हैं। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा, रतन नाथ सरशार ने इसको 1880 में किताबी सूरत में इसको शाया किया और उससे पहले ये ज़राफ़त के नाम से अवध अखबार में शाया होता रहा। नज़्म है कलजुग, किसकी तसनीफ़ है? तो नियाज़ फ़तेहपुरी ने इसको कलजुग को गोटे की नज़्म अहदे, याद नहीं आ रहा है कि गोटे की किस नज़्म से इसका जो है इसकी उपमा की गई है, लेकिन खैर आपको पता है तो बताइएगा ज़रूर, जहन से स्लिप हो रहा है। इसमें आपका आंसर सही होगा 3rd। नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़्म है, तो इसको याद रखना है आपको। नज़ीर अकबर, अच्छा नेकी और बदी नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है, बहुत पूछी जा रही है आजकल, तो उसको भी याद रखिएगा, वो भी नज़ीर अकबर आबादी की है, गौर कीजिएगा। इस तरह से एक इकबाल की है, वो भी याद रखिएगा। नज़्म आज़ाद किसकी है? तो वो याद रखिएगा, इकबाल की है। आरज़ुए आज़ाद किसकी है? तो वो भी याद रखिएगा, इकबाल की नज़्म है, पूछी जा रही है आजकल वो नज़्में। इसके बाद में अगला सवाल है, उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? उर्दू की पहली नसरी दास्तान पूछा जा रहा है, क्या बहमनी दौर में लिखी गई है? नसरी दास्तान पूछा जा रहा है, ये भी गौर कीजिएगा। कुतुब शाही दौर में लिखी गई, आदिल शाही दौर में लिखी गई, या निज़ाम शाही दौर में लिखी गई है? तो उर्दू की पहली दास्तान पूछा है। धोखे में भी बहमनी दौर में, ये मत लगा देना कि बहमनी दौर में उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव लिखी गई, ये माना जाता है। लेकिन दास्तान अगर पूछी जा रही है तो जाहिर सी बात सबरस की बात हो रही है, और वो कुतुब शाही दौर में लिखी गई है। मुल्ला वजही ने उसको कुली कुतुब शाह के वहाँ लिखा था, अब वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में लिखा था। 10 तंबू किस नौइयत की किताब है? तो ये कुछ मुख्तसर सी किताब है, कुछ ही इसमें जो है सफ़ात हैं, और ये जो है इन्होंने किस में लिखी है? लुगत है, रोज़नामचा है, क्या है? तो 1857 पर लिखा गया, ये रोज़नामचा है मेरे ख़्याल से, याद रखिएगा रोज़नामचा है, लेकिन 1857 का इसमें बयान किया गया है 10 तंबू में। हाँ, और ये फ़ारसी, इसकी ज़बान फ़ारसी है। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? तो मैंने कहा था नज़ीर अकबर आबादी, और साथ साथ में क्या कहते हैं, शाद अज़ीम आबादी का नाम असल याद रखना है। तो इनका नाम नज़ीर अकबर आबादी का नाम, ये सूफ़ी हैं, तो सूफ़ी जो हैं वो मोहम्मद बाद में, वली पहले,
याद रखिएगा, क्योंकि वलियों का रिवाज बहुत ज़्यादा सूफ़ीज़म में होता है। तो वली पहले, मोहम्मद बाद में, वली मोहम्मद। और उनके वहाँ क्या कहते हैं, शाद अज़ीमाबादी, तो उनका फ़िरका तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो शिया मसलक से बहुत मुतासिर थे और उन्होंने बाबर अली अनीस से भी मुतासिर थे, और वो लोग अली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये जहन में रखिएगा। तो वो भी याद रखिएगा, उनका नाम, उनके नाम में पहले अली आएगा। तो यहाँ से आपको इस तरह से याद रखना है। रजस का मकसद क्या होता है, किस सिन्फ में इसका इस्तेमाल होता है, तो 5वें नंबर पे होता है, याद रखिएगा, मरसिया में। तो इसमें क्या है, फ़तेह का ऐलान करना होता है, या दोस्ती का इजहार करना, तारुफ का, दुश्मन को ललकारना। तो क्या होता है रजज़ में, तो रजज़ जब मैदान में पहुंचता है हीरो, और फिर दुश्मन जो होता है उस दुश्मन को ललकारने का काम इसमें किया जाता है, याद रखिए। और इसी में अपने दादा परदादा की शुजात का भी बयान कर देता है वो। आगे देखिए, जिस नस्र के हर बंद में जिस नस्र के हर बंद में 6 मिसरे हों, उसे क्या कहते हैं। क्या आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी गलती हो सकती है। ऐसी कौन सी नस्र है जिसमें कि हर बंद में मिसरे, तो हर मिसरे में कब से नस्र लिखी जाने लगी। काफ़िया वज़न पे ज़रूर नस्र लिखी जाती है, लेकिन मिसरे, देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक है। तो नस्र नहीं, यहाँ पे होना चाहिए नज़्म। ये आयोग की मिस्टेक है। तो 6 पर बात कर चुके हैं, मुसद्दस है, यहाँ आपको पता है। और ये 3 मिसरों पर है, ये 8 मिसरों पर है, इस तरह से आपको याद रखना है। मुसज्जा 9 मिसरों पर है, ये भी आपको याद रखिए। आमद किस सिन्फ की जुज़ है, तो ये 8 जुज़ आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले मरसिया में 8 जुज़ देख लीजिए, याद रखिए। सबसे नंबर 1 पे इसमें 8 जुज़ हैं। नंबर 1 पे चेहरा, जब चेहरा मतलब छोटी चीज़, फिर बात होगी सरापे पे, यानी पूरी मुकम्मल उसके पर बात होती है। तो चेहरा, सराफा, ये आपको याद रखिए, जो सबसे पहले आते हैं मरसिया में। तो चेहरा सराफा के बाद में क्या होता है, फिर रुखसत, वो रुखसत होता है घर से हीरो। फिर जंग में पहुंचेगा तो उसके बाद में आमद, तो रुखसत हो जाएगा, फिर पहुंचेगा तो उसे कहेंगे आमद। आमद के बाद में अब जंग का ऐलान करेगा तो हो जाएगा रजज़। फिर जंग होगी, जंग के बाद में अगला हिस्सा जो है वो शहीद हो जाएगा, फिर आखिर में रोना पीटा नबीन। तो इनको 8 को इसी तरह से याद रखिएगा। आपका इसमें आंसर सही होगा मरसिया। इसके बाद अगला सवाल है, उर्दू का मशहूर नावल फसाना आज़ाद किस अखबार में ख़ुतबा शाया हुआ। इसके बारे में हम अभी ऊपर बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर तो अब आपको मालूम ही होगा। पहला आंसर अवध अखबार, कहाँ चले गया। दूसरा आंसर आपका सही होगा अवध अखबार, आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, ज़ेल में कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है। और कसीदे के भी अगर आपको 4-5, जो कहीं 4 आते हैं कहीं 5 आते हैं, सही तो 5 है, लेकिन उनकी आपको अगर तरतीब याद है तो वो भी याद रहेगा। तो उसमें क्या होता है, अब यहाँ पर भी देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक है। तो क्या तशबीब नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कसीदे में पहला ही हिस्सा होता है, फिर गुरेज़ होता है, और उसके बाद मदा होता है। तो इसमें क्या है, ये दो चीज़ें हो गई। और इसके बाद ये होता है मदवा है, और ये बीन जो है वो अभी बात की थी, सबसे आखिरी हिस्सा जो होता है वो मरसिया का होता है। तो आपका आंसर इसमें 4 सही होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ़ सुखन सबसे ज़्यादा कारआमद है। तो कारआमद क्या है सबसे ज़्यादा, किस हाली के बारे में बात की थी मैंने। हाली में सबसे ज़्यादा कारआमद किसे बताया है, तो वो है मसनवी से। क्योंकि मेरे ख़्याल से मसनवी में एक चीज़, क्लाइमेक्स अगर आप तैयार कर लें पहले दिमाग में, या थोड़ा सा 1-2 पेज में लिख लें, उसके बाद मसनवी कहना चुटकी का खेल है, कही जा सकती है। बहुत आसान सिन्फ है, और बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। दरसी सबक दिया जा सकता है इसके ज़रिए। ये हाली ने कहा,
तो इसमें इसी क्योंकि ये इसमें अपनी डिटेल में बात कर सकते हो, और उसी वजह से इसको इन्होंने सबसे कारआमद सिनफ़ सुखन कहा है, और इखलाकी दर्स देने के लिए इन्होंने मरसिया को कहा है। अब मरसिया में भी बेतहाशा अशार होते हैं, लंबी लंबी होती हैं, वो भी एक मसनबी का ही तरह से लिखी जाती है। और इसी तरह से नौसरहार जो लिखी हुई है इसकी अशरफ बियाबानी की, वो पहली मरसिया ही है। और उस मरसिया कैसा है, वो मसनवी है दरअसल, उसमें मरसिया के नक़ूश मिलते हैं, तो वो डिटेल में बात दोनों में की जाती है। बस यही खूबी, यही बात है कि कारआमद और इखलाकी दर्स की बात हाली ने की है। दूसरी चीज़, गज़ल हाली से कही नहीं जाती थी। गज़ल कहना और तलवार की नोक पे चलना, धार पे चलना एक ही जैसा है। गज़ल में 2 ही मिसरों में बात कंप्लीट करनी है और ठक से लगनी चाहिए दिल पे कि हाँ बात सच है। तो ये काम बहुत मुश्किल है, और हाली के वहाँ ये बहुत कम ही गज़लें हैं जिनके 1-2 शेर आपको ठीक ठाक मिल सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ें हैं जो उनके वहाँ गज़ल में कमी पाई जाती है, टेक्निक के लिहाज से भी, फ़नी तौर पर भी और ख़याली तौर पर भी। ये आपको याद रखिए। कसीदा को इन्होंने बहुत बुराई की है कसीदा की। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात याद रखिए कि मुकदमा शेर व शायरी में जिन सिनफ़ों पे बात की है, तो यही जो 4 आपको दिख रही हैं सिर्फ इन्हीं पे बात की है हाली ने। ये कई बार पूछा भी गया था कि किस सिनफ पे बात की है हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में, तो इन चारों में से किया किस पे नहीं की है, तो इन 4 को रट लीजिए, इन 4 ही पे ही बात की है, बाकी किसी पे नहीं की है। तो कसीदे में झूठ और मुबालगा से काम लिया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके की जाती है बातें, तो इस वजह से उसकी बुराई की है। तो हाली से बहरहाल हाली ने जो काम किए हैं उनमें कुछ काम तो उनके ठीक हैं, लेकिन मैंने जो उन पे कल परसों तनक़ीद की थी ना, बात की थी उन पे, मेरा मतलब ये है कि मज़हबी तौर अलग तरीक़ा है, लेकिन मैं अगर अदब की नज़र से हाली को देखो या सामाजिक तौर पर, क्योंकि हाली बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कदीम सोच के हैं और मिथ्यावादी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अमूमन इनकी बातें कैसी बातें होती हैं जिससे ये समाज को सुधारने की बातें करते हैं, समाज को लाइन पे लाने की बातें करते हैं। मैंने कहा था, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि समाज को सुधारने की ज़िम्मेदारी हर किसी की नहीं होती है, ना तो शायर की है। समाज के लिए समाज सुधारक एक अलग ही तबका होता है, उनके फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं, ना खाने पीने से। तो समाज या तो पहले क्लियर कर लो कि हम समाज सुधारक हो कि तनक़ीद निगार हो कि अफसाना निगार हो, ये क्लियर करो पहले अपने आप में। तो ये बंदा कंफ्यूज रहा, इसे खुद यही नहीं पता चल पा रहा कि हम शायर हैं कि सिनफ हैं कि मर्जी हो जो चीज़ें कह दी। तो बहरहाल याद रखिएगा, हाली जो हैं इन चारों पे इन पे बात की है। मैंने फिर से वही कहता हूँ कि कोई अच्छा राइटर या कोई अच्छा अदीब अच्छा इंसान हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे देखिए, प्रेमचंद ने इब्तदा में किस नाम से अफसाने लिखने शुरू किए थे। दरअसल अदब में जो मज़हब परस्ती घुसड़ने की ज़बरदस्ती कोशिश की गई है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। चाहे वो हाली के वहाँ हो, चाहे वो शिबली के वहाँ हो, और चाहे वो इकबाल के वहाँ हो। अदब को अदब रहना ही सबसे अच्छी बात है। मज़हब बाद में चीज़ है, पहले इंसानियत है। आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, बाद में मज़हब होना चाहिए। इसमें अब आपका देखिए, प्रेमचंद ने अपने इब्तदाई जो किस नाम से लिखना शुरू किया था, तो वो याद रहे धनपत राय के नाम से। इसके बाद अगला सवाल है, धनपत राय शायद इनका बचपन का नाम था, ये नहीं, गलत होगा, नवाब राय होगा। आपका आंसर सही 3rd होगा, ये सही कीजिएगा, ये गलत में लगा गया। आगे देखिए, गालिब का इब्तदाई तखल्लुस, ये आपको याद रखना है। गालिब का तखल्लुस जो है असद है। अब गालिब के बारे में बात थोड़ी सी मैं 1 मिनट और आपका लूँगा। गालिब शराबी आदमी हैं, लेकिन गालिब के अंदर इंसानियत ज़िंदा है। कैसे कि एक आदमी, मैंने फिर से कहा था कि एक आदमी शराब पीते हुए अपना काम कर रहा है, दूसरा इंसान काम करते हुए शराब पी रहा है। थोड़ा सा दर्शन है, इसको याद रखिएगा। इनमें से जीतेगा कौन? वो आदमी जो शराब पीते हुए अपना काम कर रहा है, या जो काम करते हुए शराब पी रहा है?
फैसला आप पर है। गालिब उन्हीं में से एक शख्स है, इसीलिए गालिब जीत गया। नेचुरल शायरी गालिब के जीतने का और फेमस होने का यही सबसे बड़ा फार्मूला है। नेचुरल शायरी का नज़रिया किसने पेश किया है? तो वो याद रखिएगा, हाली ने किया है। किस बोली को उर्दू ज़बान से ख़ास ताल्लुक़ है? तो खड़ी बोली से उर्दू निकलने का बताया गया है। ये मसूद हुसैन ने भी कहा है और ग्रिसन ने भी। इसके बाद में किस नावल निगार ने तालीमी निस्बा को अपने नावल का मौजू बनाया? तो तालीमी निस्बा जो हैं उनको मौजू बनाने का काम डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस्लाही नावल जो लिखे हैं उसमें किया है। तो आपका आंसर सही होगा 4। अब यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, कोई सवाल गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। हो सकता है कई जगहों पर मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन बताइएगा ज़रूर। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पढ़ाई के अलावा भी सोचने का, समझने की सलाहियत पैदा कीजिए। थोड़ा सा फ़लसफ़ा और थोड़ा दर्शन शास्त्र पर भी गौर कीजिएगा। और थोड़ा सा मेरा ख़्याल है कि मज़हब में जो अनावश्यक चीज़ें हैं, ज़बरदस्ती की घुसेड़ी हुई, उन पर यकीन लाने से पहले अपना दिमाग और अक़ल का काम कीजिए।